हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के एक महत्वपूर्ण सेक्शन सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो आइए बिना देरी के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है ऐतिहासिक काल से, प्रागैतिहासिक काल से, आदि ऐतिहासिक काल से या उत्तर ऐतिहासिक काल से। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो संबंध है वह किससे बनता है? तो आदि ऐतिहासिक काल से बनता है। किससे बनता है? तो आदि ऐतिहासिक काल से बनता है। आदि ऐतिहासिक काल ऐसे काल को कहा जाता है जिसमें हमें साक्ष्य तो मिलते हैं, यानी लिखित साक्ष्य मिलते हैं। लिखित लिखित साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन अभी तक इन्हें पढ़ा नहीं गया है। यानी अभी तक इन्हें पढ़ा नहीं गया है। और ऐसे ही काल को क्या कहा जाता है? आद ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यानी वो काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो मौजूद होते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें पढ़ा ना गया हो। और ऐसे काल को हम लोग क्या कहते हैं? आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। अगर प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल ऐसे काल को कहा जाता है जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो, और उसके जानने का एकमात्र साक्ष्य जो हो क्या हो? पुरातात्विक हो। यानी पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से उस काल के बारे में अगर कोई जानकारी मिलती है तो ऐसे काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और ऐतिहासिक काल का संबंध होता है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं और उन्हें पढ़ा भी गया है, और इसके माध्यम से अगर इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है तो ऐसे काल को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदि ऐतिहासिक काल हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? 18 लाख वर्ग किलोमीटर, 19 लाख वर्ग किलोमीटर, 10 लाख वर्ग किलोमीटर या 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर यह सभ्यता क्या थी? फैली हुई थी। अगर इसके आकार की बात की जाए तो इसके अगर आकार की बात की जाए या किस आकार की सभ्यता थी, तो किस आकार की सभ्यता थी? त्रिभुजाकार की। यानी त्रिभुजा, यानी इसका आकार कैसा था? त्रिभुजा आकार था। ठीक है। अगर इसके उत्तर और दक्षिण की बात कर ली जाए, उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम, तो उत्तर में एक मांडा स्थल था। मांडा मांडा था जो जम्मू कश्मीर में था। और दक्षिण में दैमाबाद दैमाबाद था, जो कहाँ था? महाराष्ट्र में था। और पश्चिम की अगर हम लोग बात करें तो सुत का गेंडोर, जो बलूचिस्तान में था। यानी सुत का सुत का गिंडोर था जो बलूचिस्तान में था। और पूर्वी इसके स्थल की बात करें तो आलमगीरपुर आलम आलमगीरपुर था, जो कहाँ था? अपने यूपी में था, यानी उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से देखा जाए तो यह सभ्यता त्रिभुजा आकार की थी, और इसका जो क्षेत्रफल था कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। अगर इसके दक्षिण की बात करें तो इसका सबसे दक्षिणतम स्थल कौन था? दैमाबाद था, जो महाराष्ट्र में स्थित था। और सबसे उत्तरी स्थल कौन था? मांडा था, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और पश्चिमी स्थल की अगर हम लोग बात करें तो सुत का गेंडोर था, जो जो बलूचिस्तान में स्थित था। और सबसे पूर्वी स्थल, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, आलमगीरपुर था, और जो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, मातृ शक्ति में, यज्ञ प्राणी में या कर्मकांड में। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वह किसकी पूजा किया करते थे? मातृ शक्ति की पूजा करते थे। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? इंद्र, ब्रह्मा, शिव या विष्णु।
तो किस देवता का चित्रांकन मिलता है? तो शिव का चित्रांकन मिलता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया है? या एक तरह से कहा जाए तराजू के जो साक्ष्य हैं वह सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? तो लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या लरकाना। तो सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? लोथल से प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो से एक साक्ष्य प्राप्त होता है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अन्नागार का साक्ष्य, यानी अन्ना गार का साक्ष्य जो है या मोहनजोदड़ो और लोथल दोनों जगह से प्राप्त किया गया है। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो एक विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो से ही एक विशाल स्नानागार की भी हमें प्राप्ति होती है, जो साक्ष्य मिलेंगे। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? शिव, विष्णु, कबूतर या स्वास्तिक। तो हड़प्पा के लोग जो थे वह विष्णु की पूजा नहीं किया करते थे। किसकी पूजा नहीं करते थे? विष्णु की पूजा नहीं किया करते थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई, शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों का अंकित लेख, उपरोक्त सभी। तो क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका जो प्रमुख स्रोत है वो कौन सा है? पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से ही हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। क्योंकि जैसे हम लोगों ने पिछले प्रश्न में चर्चा की थी कि वहाँ लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, यानी मोहरों पे उनके लिखित साक्ष्य तो मिले, लेकिन अभी तक उन्हें पढ़ा नहीं गया है। इसलिए हड़प्पा की जो भी जानकारी हमें प्राप्त हुई है वह किस माध्यम से प्राप्त हुई है? पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से ही प्राप्त हुई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? कबड्डी, गुल्ली डंडा, बैलों की दौड़ या शतरंज। तो हड़प्पा वासी क्या थे? कौन से खेल में ज्यादा इंटरेस्टेड थे या ज्यादा रुचि रखा करते थे? शतरंज के खेल में, यानी वो शतरंज खेल उनके लिए क्या था? सबसे प्रिय खेलों में से एक खेल था। वह शतरंज के खेल में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लिया करते थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1931, 1945, 1901 या 1921। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की अगर हम लोग बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वह कब हुई थी? 1901 में। इस सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी, यानी दया राम सहानी 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 के द्वारा 1901 में इस स्थल की क्या की गई थी? खुदाई की गई थी। और उस समय जो इनके किसके नेतृत्व में था? इनके नेतृत्व में खुदाई की गई थी। और इनके जो बॉस हुआ करते थे जॉन मार्शल थे, यानी उस समय पुरातात्विक विभाग के जो हेड हुआ करते थे, चीफ हुआ करते थे, कौन थे? जॉन मार्शल थे। मार्शल जॉन मार्शल थे। ये भी नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि दोनों नामों में से कोई भी नाम आपसे पूछ सकता है। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के अगर सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? सिंधु सभ्यता को, मेसोपोटामिया सभ्यता को, मिस्र की सभ्यता को या फारसी की सभ्यता को? तो सिंधु उगाने का जो कपास उगाने का जो साक्ष्य सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है वह किस सभ्यता से मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। कहाँ से ये साक्ष्य हमें मिलता है? तो मोहन मोहन जोदड़ो, यानी मोहन जोदड़ो से हमें कपास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मोहन जोदड़ो से हमें कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं? कपास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसी कारण इतिहासकारों का ये मानना था कि सिंधु घाटी में कपास की खेती हुआ करती थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। लिपि नगर या नगर नियोजन, तांबा, मृत भांड। तो सिंधु घाटी सभ्यता को वैदिक सभ्यता से पूर्व रखने का मेन रीजन जो था, मेन कारण क्या था? मृत भांड थे, यानी मिट्टी के जो बर्तन थे, मिट्टी के जो बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन की वजह से इस काल के जो बर्तन थे उनकी बनावट के आकार, उनके रंग के आकार वैदिक सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों से पूर्व के प्रतीत थी। इसी कारण क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता को वैदिक आर्यों से पूर्व या वैदिक काल से पूर्व रखा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? मुहरे, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, मंदिर, लिपि। तो मूल स्रोत हम कैसे जानते हैं? खुदाई के दौरान हमें बर्तन प्राप्त हुए हैं, जेवर प्राप्त हुए हैं, हथियार प्राप्त हुए हैं और औजारों की भी हमें प्राप्ति हुई है, जिसके कारण हम सिंधु घाटी के निवासियों की जीवन गतिविधियों को क्या करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उनके बारे में क्या करते हैं, जानकारी स्रोत इकट्ठा करते हैं। तो ये कौन कौन से माध्यम थे हमारे पास? बर्तन थे, जेवर थे, हथियार थे और औजार, मोहरे भी थी, मोहरे भी प्राप्त हुई हैं। तो इसमें एक और हम ऐड कर सकते हैं, मोहरे भी थी, यानी मोहरों के माध्यम से भी हमें सिंधुवासी की जानकारी प्राप्त होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नगर था दो स्तरीय, तीन स्तरीय, एक स्तरीय या इनमें सभी? तो हड़प्पा स्थल जो था वह दो भागों में विभाजित था। एक दुर्ग था तो दूसरा निचला टीला था, जिसे हम लोग कहते हैं आम आबादी। दुर्गों में शासकीय लोग रहा करते थे और जो निचला टीला हुआ करता था उसमें आमजन रहा करते थे। तो हड़प्पा स्थल है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया था? तो दो भागों में डिवाइड किया गया था। तो यह दो स्तरीय स्थल था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की ह- किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लौह युग? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता भी कही जाती है। तो यह किस युग की थी? तो कांस्य युगीन, क्योंकि यहाँ पर कांसे का इस्तेमाल होने लगा था, इसी कारण हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हड़प्पा का उत्खनन कराने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था? अलेक्जेंडर कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर या जॉर्ज ए डेल्स? तो कौन थे इसमें? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब इसकी खुदाई की तो इसको ऐसे ही समझकर, टीला समझकर इसकी खुदाई नहीं की थी। और इसी कारण इतिहासकारों का कहा जाता है कि ये पहले पुरातात्विद थे जिन्होंने हड़प्पा के उत्खनन के महत्व को नहीं समझ पाए थे। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो समकालीन सभ्यताएं थीं वह कौन कौन सी थी? मिस्र की सभ्यता तो थी, इसके समकालीन थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता भी सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन थी। चीन की सभ्यता भी क्या थी? इसके समकालीन थी। लेकिन ग्रीक की जो सभ्यता थी वह सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी वाला हमारा राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी यानी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? पिलियून, मेहलुआ, मेगन, फैलका? तो जो मेसोपोटामियाई सभ्यता थी उसे सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता में के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता था? तो मेहलुआ के नाम से जानी जाती थी। यानी मेहलुआ शब्द जो था यह सिंधु घाटी सभ्यता के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे?
आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स या बी ए स्मिथ। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो उत्खनन कार्य हुए थे उनमें बी ए स्मिथ का कोई योगदान नहीं था। तो हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी वाला हमारा राइट आंसर बनेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? क्योंकि ऐसे प्रश्नों में आपको नहीं शब्द पर विशेष ध्यान देना पड़ता है कि इसमें पूछ रहा कौन सी विशेषता नहीं है या इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरी सभ्यता थी, ये बात तो बिल्कुल सही थी, तनी ये वाला पहला वाला कथन आपका सही है। लोहे लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, क्योंकि अभी तक कभी सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, तो इसलिए क्या कह सकते हैं, ए भी वाला कथन आपका सही है। यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित हैं, क्योंकि अभी भी पुरातात्विक या इतिहासकारों के बीच विभिन्न विवाद है। इस बात पर लेकर सहमति नहीं बन चुकी है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वह किस प्रजाति से संबंधित थे। कोई इन्हें मंगोल कहता है, कोई दर्बियन कहता है, कोई ऑस्ट्रेलियन कहता है, लेकिन अभी तक का एक बात पर कोई सहमति नहीं बनी है। इस कारण आपका जो तीसरा सेंटेंस है ये भी क्या होगा, सही होगा। लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि हमें कृषि के साक्ष्य मिल चुके हैं, क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किया था कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो क्या करते थे, कपास की खेती किया करते थे। क्योंकि आपसे कह रहा है लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, तो ये सेंटेंस सीधा सीधा गलत हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी सिंधु घाटी के जो लोग थे उन्हें कृषि की जानकारी थी, यानी उनकी कृषि की जानकारी नहीं थी ऐसी बात नहीं हो सकती है। उन्हें कृषि की जानकारी थी और वो कृषि कार्य किया करते थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चंदहुदड़ो, कोटदीजी, शोहगौरा, देशलपुर। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है। तो इनमें कौन हो जाएगा, शोहगौरा। शोहगौरा के बारे में अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो शोहगौरा क्या है, या अशोक कालीन एक स्थल है। अशोक अशोक जो सम्राट अशोक हुए थे इनके कालीन एक स्थल है। और यह किस लिए फेमस है, यहीं पर आपातकाल यानी आपातकाल में एक तरह से अकाल में अन्न निकालने का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। अकाल में अन्न निकालने का यानी लोगों के लिए अन्न निकालने का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, यही सोहगौरा से प्राप्त होता है। तो यह सोहगौरा कैसा स्थल था, या अशोक कालीन स्थल था, जहाँ से अकाल के समय लोगों के लिए अन्न जो इकट्ठा होता था यहीं से निकाला जाता था। इसलिए यह स्थल काफी फेमस है। तो लेकिन यह क्या है, आपसे कह रहा हड़प्पा स्थल नहीं है, तो यही आपका हड़प्पा स्थल नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आप जरूर एक बार चैनल लाइक करिएगा और इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।